अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। हंसते और मुस्कुराते हुए हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह पाकिस्तान आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। बिल्कुल आज का दिन एंजॉय कीजिएगा। मौसम बदलता जा रहा है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लेकिन बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जो है वो चीन में जारी है और चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में ये इस वक्त हो रहा है। इसके लिए बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ 140 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और 30 से ज़ायद मालियाती इदारों के हुकाम भी इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया दिया, जहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी शिरकत की और उसके हवाले से उन्होंने वहाँ पे अपडेट भी दी। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत सारे हुक्मरानों से मुलाकातें हुई हैं, काउंटर पार्ट से मुलाकातें हुई हैं। उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ग्रैंड व्यू इंस्टीट्यूट के सदर रैन लेबो ने बीजिंग में मुलाकात की है। और इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, जिसने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो से भी रब्ता हुआ है और उनके साथ मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कीनिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया है। और मुलाकात में ये भी कहा गया है कि तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और लोगों के रवाबित के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आपको आगे बताते हैं कि श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे के साथ भी बीजिंग में मुलाकात हुई है और यहाँ पे भी यही बोला गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात है और इनको ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और फ़रोग़ देने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी अपडेट्स इस तरह से चल रही है तो ये पीटीवी न्यूज़ पे आपको वक्तन फ़वक्तन ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्या क्या मुलाकातें हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं, ये सारी आपको पीटीवी न्यूज़ पर पूरा दिन भर इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल मिलती रहेंगी। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बीजिंग से हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं शाहिद अफराज खान, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल का जो दिन था उसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क्या मसरूफियात थी और क्या क्या मुलाकातें जो है वो हुई हैं? जी, इस लिहाज से देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर हक काकड़ साहब का जो दौरा है हालिया, इसकी जो सबसे अहम कड़ी वो तो ज़ाहिर है बेल्ट एंड रोड आलमी ताउन फोरम में शिरकत है। और इस मौके पर वो बीजिंग में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कल उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुज़ारा और आज भी दिन उनका इंतहाई मसरूफ़ गुज़रेगा। इसमें 2 पहलू नुमायाँ रहे, एक तो जो आलमी रहनुमा हैं उनसे उनकी मुलाकातें रहीं, जिसमें रूस के सदर भी हैं, श्रीलंका के सदर और साथ-साथ केन्या के सदर भी शामिल रहे। और साथ-साथ अगर उनके दीगर मसरूफियात का अहाता किया जाए तो सी पैक के हवाले से एक राउंड टेबल इजलास की उन्होंने सदारत भी की और दुनिया को यह बताया कि सी पैक की सूरत में पाकिस्तान के पास क्या तरक्याती इम्कानात हैं। क्योंकि ज़ाहिर है सी पैक जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है और कहा जाता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी है वो दरअसल सी पैक उसकी बुनियाद है। तो इस लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पर जब मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकात की, चीनी दानिशवरों से, चीनी स्कॉलर्स से, थिंक टैंक जो भी यहाँ पर फ़ाल हैं, तो उनको ये बताने की कोशिश की कि असल में सी पैक के सूरत में पाकिस्तान के पास क्या तरक्याती इम्कानात हैं, दुनिया को क्यों जो है वो सी पैक की जानिब आना चाहिए। और ये इस लिहाज से भी अहम है कि चूँकि सी पैक और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का पेश करदा, इसको 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में अगर जायज़ा लिया जाए तो हमने देखा कि सी पैक की सूरत में पाकिस्तान के पास 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई, लाखों रोज़गार के मौके पैदा हुए। फिर पाकिस्तान को बिजली की किल्लत का एक देरीना मसला दरपेश था, 8,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली हमारे पास आई। तो ये वो तरक्याती सम्राट हैं जो दुनिया को भी बताना लाज़िम है। तो इसी हवाले से जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ आलमी शख्सियात से मुलाकातें हुई तो उन्होंने सी पैक की इस अहमियत को उजागर किया और चूँकि चीन और पाकिस्तान दोनों जो हैं उनकी ये ख़्वाहिश है बल्कि इत्तेफ़ाक है कि सी पैक को न सिर्फ़ इन दोनों ममालिक तक महदूद रखा जाए बल्कि जो दीगर दुनिया के ममालिक हैं उनको भी हिस्सा बनाया जाए। यही वजह है कि अब जो सी पैक की कड़ियाँ हैं वो इन दोनों ममालिक से बाहर निकल रही हैं, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, फिर वस्त एशियाई ममालिक हैं, वो भी चूँकि इस बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक हैं, तो वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के 140 से ज़ायद ममालिक और 30 से ज़ायद जो आलमी तंज़ीमें हैं, वो इस फ़ोरम में शिरकत कर रही हैं। तो इस लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है और फिर जो पाकिस्तान में इस वक़्त मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसमें यकीनन हमें बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत भी है, हमें सनअतों को भी फ़ाल रखना है। तो ये वो तमाम इक़दामात थे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मद्देनज़र रखा और इन्हें उजागर किया।
शाहिद ये भी बताइएगा कि कीनिया, रूस और श्रीलंका के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं, तो ये मुलाकातें कितनी फ़ायदेमंद साबित होंगी और पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए मुलाकातें कितनी ज़रूरी थी? जी, नहायत अहम मुलाकातें रहीं और रूस के सदर के साथ व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर चूँकि तशरीफ़ लाए हैं और रूस भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम रुकन है। इसके साथ-साथ श्रीलंका भी और साथ केन्या के जो सदर भी हैं, तो इन मुलाकातों का मकसद एक तो यही रहा कि दुनिया को और इन आलमी रहनुमाओं को बताया जाए, चूँकि श्रीलंका ज़ाहिर है जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, फिर बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी है, कि पाकिस्तान चूँकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, हमें मुआशी एतबार से इन तीनों ममालिक बल्कि दीगर जो ममालिक भी शामिल हैं, आपस में जो इनका मिलना है, जो आपसी रवाबित है, वो नहायत अहम है। और ना सिर्फ़ मईशत की बात हुई बल्कि इन ममालिक के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की बातें भी हुई और साथ-साथ रूस के साथ चूँकि ज़ाहिर है रूस के लिहाज़ से देखा जाए तो तवानाई के वसाइल से मालामाल भी है, तो इस लिहाज़ से ताउन को बढ़ाने के इम्कानात भी ज़ेर बहस आए और साथ-साथ जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम है, वो चूँकि लाज़िम है तरक्की के लिए, तरक्की की बुनियाद है, तो इन तमाम अमूर पर भी बातचीत हुई और आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली qiang हैं, उनसे भी मुलाकात होने जा रही है और साथ-साथ जो चीन के दीगर अहम सियासी रहनुमा हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें होंगी। तो जो बुनियादी नुक्ता नज़र है, वो यही है कि एक तो आपस के रवाबित को बढ़ाया जाए, फिर दूसरा पाकिस्तान के जो और दीगर ममालिक के दरमियान जो मुआशी ताल्लुकात हैं, इनको फ़रोग़ दिया जाए और ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म इस सूरत में है कि देखें अब 10 साल हो चुके हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और इस दौरान जो तरक्याती सम्राट दुनिया ने देखे, वो अपनी जगह और अगर मैं महज़ 10 सालों का ही आपको सिर्फ़ एक मुख्तसर जो आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जाए तो 2013 से 2023 तक जो है, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में जो चीन और दीगर ममालिक के दरमियान तजारत और आपस की जो उनके रवाबित बढ़े हैं, वो 19 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद रहे हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है और गुज़रते वक़्त के साथ जो कि सी-पैक की तामीर भी आगे बढ़ रही है। बिलख़ुसूस जब हम दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो सी-पैक के तहत हमें ज़राअत, टेक्नोलॉजी, सेहत और दीगर ऐसे शोबाजात हैं, जिनमें हमें दूसरे ममालिक से ताउन चाहिए। तो ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला कि जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक़्त जब सनअती ज़ोन्स मुल्क भर में बन रहे हैं, तो दीगर ममालिक के लिए मौक़े उभर कर सामने आए हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और वहाँ पे सरमायाकारी करें और इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इन ममालिक को भी फ़ायदा पहुँचेगा। जी। अच्छा शाहिद, ये भी बताइएगा कि जो थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम है, इसमें शिरकत से कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि इसके बाद कौन-कौन से मुआहदे जो हैं वो भी पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के दरमियान पॉसिबली हो सकते हैं? जी, इसमें देखिए सबसे अहम बात जो है वो एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान भर में क्योंकि जब ज़ोन्स बन जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सरमायाकारी का आना और सरमायाकारी के लिए बुनियादी शर्त यही है कि आपके पास बुनियादी ढांचा हो और वो हमें सी-पैक ने दे दिया। हमारे पास जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब इन ज़ोन्स में जो दुनिया भर के सरमायाकारों को राग़िब करना, यही पाकिस्तान की इस वक़्त बुनियादी पॉलिसी है। इसमें देखिए जो सबसे अहम कड़ी है वो तो चीनी सरमायाकार हैं और चीन और पाकिस्तान के ज़रा आपस के जो रवाबित हैं इनको आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। एक तो चीनी सरमायाकार तो राग़िब होंगे ही, लेकिन बाकी दुनिया भी इस तरफ आएगी और जिन आपने एमओयूज़ का ज़िक्र किया तो इस वक़्त जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान जिन एमओयूज़ पर आज जो है साइन होंगे, उनमें सेहत का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी है और फिर दीगर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो एक अहम शोबा इस वक़्त बढ़ रहा है, वो है माहौलियात के हवाले से। क्योंकि आपके इल्म में होगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक़्त जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा एक शदीद ममालिक में इसका शुमार होता है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की ये कोशिश है कि जो आइंदा ऐसे मंसूबे लाए जाएँ जो कि माहौल दोस्त हों और जो ग्रीन तरक्की का तसव्वुर है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें चीन का तजुर्बा हमारे पास यहाँ काम आ सकता है और सरमायाकारी भी इसमें मुमकिन है कि जो काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल हैं, जिस तरह पाकिस्तान में शमसी तवानाई है या फिर हवा से बिजली की पैदावार है या फिर पानी से बिजली की पैदावार है। अब पाकिस्तान के पास वसाइल तो दस्तयाब हैं, लेकिन शायद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इस्तेफादा किया जा सके। तो अब चीन की सूरत में, चीन की शराकतदारी की सूरत में हमें ये मौका भी मिलेगा कि इन शोबाजात में सरमायाकारी आ सके और इससे पाकिस्तान में जो मुआशी सरगर्मियाँ मज़ीद खुलेंगी। जी। इस तरह के फ़ोरम पर जो है शिरकत करने से पाकिस्तान की माशी हालत जो है मज़ीद बेहतर हो सकती है? जी, बिल्कुल, इस लिहाज से देखा जाए तो देखें अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो जैसे मैंने ज़िक्र भी किया कि सी-पैक से हमें $25 अरब तो पहले ही मिल चुके हैं, जो बराह-रास्त सरमायाकारी आ चुकी है और 2030 तक ये मंसूबे मुकम्मल होने हैं सी-पैक के, तो ये जो मजमूई हजम है, ये $60 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। अब यहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो चीनी सरमायाकार हैं, उनसे मुलाकातें हुई, तो उनमें उनको बताया गया कि पाकिस्तान देखें इस वक़्त आबादी के लिहाज से दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और हमारी जो आबादी है, हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है।
और इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करना है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया दुनिया को। और ये भी अहम बात है कि देखें उनका दौरा सिर्फ बीजिंग तक महदूद नहीं है। इसके बाद अगला जो मरहला होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वो उरमची जाएँगे जो कि सिंकियांग चीन का इलाका है उसका दारुल-हुकूमत है। वहाँ पर भी उनकी जो सरमायाकार हैं उनसे मुलाकातें होंगी। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे दौरे का जो एक बुनियादी मकसद रहा वो दुनिया को ये बताना रहा कि पाकिस्तान के साथ मुआशी रवाबित जो हैं वो कैसे दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिलख़ुसूस एक ऐसे वक़्त में जब देखें कि ग्वादर बंदरगाह भी सी पैक के तहत बन रही है। अब ग्वादर बंदरगाह जो है ये चूँकि फ़ाल भी हो चुकी है, मज़ीद इसके ऑपरेशन जब बढ़ेंगे तो ये सिर्फ़ इसका दायरा-कार जो है वो चीन और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो दुनिया भर के ममालिक हैं उसको उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। यही वजह है कि जो ग्वादर बंदरगाह की अहमियत है गुज़रते वक़्त के साथ मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। और ग्वादर जो है मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ कि चीन का एक शहर है शेंज़ेन। शेंज़ेन में इस वक़्त जो उसका जीडीपी है वो $475 अरब से बढ़ चुका है और इसको भी किसी ज़माने में मछलियों का शहर कहा जाता था, जिस तरह ग्वादर को कहा जाता है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि जो सी पैक की तामीर आगे बढ़ेगी, हमारा ये इलाका ग्वादर भी शेंज़ेन की तरह तरक्की करेगा। जी। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म की क्या मुलाकातें हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं, किन शख्सियात से वो मिलेंगे और क्या अपडेट्स हैं आज के दिन के हवाले से? जी, आज के दिन की सबसे अहम मसरूफ़ियत तो अभी थोड़ी देर कबल ही यहाँ से जो बेल्ट एंड रोड आलमी ताउन फोरम का जो इफ्तिताही इजलास था, इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इससे एक अहम खिताब किया जिसमें उन्होंने बेल्ट एंड रोड की जो आइंदा तरक्की है उसका लाए-अमल जो है वो दुनिया के सामने रखा और दुनिया को बताया कि ये कैसे जो है दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मसरूफ़ियात का आज जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक फोरम से यहाँ पर खिताब करेंगे जिसमें मईशत और राब्ता साज़ी के मौज़ू पर वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। और इसके बाद जो उनके यहाँ मुलाकात है चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली छियांग से उनकी मुलाकात होगी और इस मौके पर कुछ एमओयूज़ जो हैं उन पर भी दस्तखत किए जाएँगे। और साथ-साथ जो दीगर चीन के जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के सरबराह हैं उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होगी। इसके अलावा जो ज़िमनी जानिब हम ये तवक्को भी करते हैं कि कुछ दीगर रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। तो आज भी उनका दिन काफ़ी मसरूफ़ रहेगा और जो बुनियादी नुक्ता नज़र है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की है और दुनिया के साथ पाकिस्तान के रवाबित का फ़रोग़ है। जी। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब एक अपडेट ये भी दीजिएगा कि ये जो थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत है, इसके लिए उन्होंने क्या एजेंडा रखा हुआ है, किन टॉपिक्स पे बात करनी है, पाकिस्तान की तरफ से क्या एजेंडा लेके जाया गया है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, या फिर जो माइंड मैपिंग की गई है कि इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और इनके ऊपर डिस्कशन करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे? जी, बिल्कुल देखिए सबसे अहम बात जो है वो जब आपस के रवाबित में एक अहम आज की दुनिया में देखा जाए तो ज़ाहिर है सनअतों का चलना सबसे फ़ाल चीज़ है। सनअतों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी इस वक़्त देखा जाए तो दुनिया में जो आज से चंद साल पहले देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी के सम्राट थे वो दुनिया के सिर्फ़ तरक्की याफ़्ता ममालिक तक महदूद थे। लेकिन इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने ये टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के दीगर जो कम तरक्की याफ़्ता या फिर तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उन तक पहुँचाई। अब इसमें जो डिजिटल मईशत है वो एक नया शोबा उभर कर सामने आया है। तो अभी जो फोरम के शुरका हैं उन्होंने इस लिहाज से भी बात की और साथ-साथ चूँकि दीगर जो अहम शोबाजात हैं जिसमें सनअतें आ गई, डिजिटल मईशत आ गई, फिर साथ-साथ जो माहौलियात का शोबा है नहायत अहम है। और इसमें अब ये कोशिश की जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शुरका की जानिब से कि अगर हमने पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है तो फिर हमें माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। तो ये जो तरक्की है इस जानिब कोशिश की जा रही है दुनिया की। तो इसके साथ-साथ जो सेहत का शोबा है बल्कि आज अभी थोड़ी देर कबल ही जो चीनी सदर शी जिनपिंग हैं उन्होंने इसका हवाला भी दिया कि जब कोविड-19 की वबा फैली तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ये सेहत के कॉरिडोर में तब्दील हो गया। तो अब जो गुज़रते वक़्त के साथ जितने भी इसके शराकतदार ममालिक हैं ज़ाहिर है ये भी हमारे लिए जो नाज़रीन के लिए हैरत का अमर होगा कि इन पिछले 10 सालों में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें 150 ममालिक जो हैं वो चीन के साथ दस्तखत कर चुके हैं ताउन के। तो ये 150 ममालिक का मतलब ये है कि आइंदा जो आने वाले अरसे में ये ताउन न सिर्फ चीन और उन ममालिक के दरमियान होगा बल्कि जो बेल्ट एंड रोड के दीगर शराकतदार ममालिक हैं उनके दरमियान भी होगा। और जो केन्या भी और जो केन्या के जो सदर थे उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि दोनों मुल्क जो हैं वो बीआरआई का रुकन है। अब दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जो अपनी तरक्याती हिकमत अमली जो है हम-आहंग करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, यही इसी फोरम ने मौका फराहम किया है कि एक दूसरे को बताया जा सके। जी। बहुत शुक्रिया शाहिद अफराज खान साहब इस मौके पे हमारे साथ बात करने के लिए। ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत
बेहतरीन बात की कि 150 ममालिक अगर इसमें शिरकत कर रहे हैं तो इसका बेसिक मकसद यही है कि तमाम ममालिक एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतरीन करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया की आपके थोड़ी सी नज़र डालेंगे और दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऐसा मौजू जिसको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस भी करते आ रहे हैं और ये जांचने की कोशिश करें कि मुश्तरका तौर पर इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। पूरी आलम इस्लाम को इसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए और बाकी दुनिया के ममालिक को इसमें किस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करना चाह रहे हैं। और इसके हवाले से आपको अपडेट करती रहूँ कि कल मैंने एक वीडियो देखी जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक थी। रात में एक वीडियो मेरे सामने आई और वो ये थी कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया और उसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ उस वक्त रिपोर्ट की गई थी। अब तक तो वो तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और गज़ा में इंसानी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और पिंचिंग चीज़ ये है कि उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों और ख़वातीन की है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन आलमी दुनिया को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए, उम्मत मुसलमान को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। इस टॉपिक को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे उसके ऊपर देखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर रीमा शौकत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रही हैं और इंटरनेशनली पूरी दुनिया के ममालिक को इसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से किस तरह जो है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक जंग की सिचुएशन निकल आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी वो इसराइल की तरफ से इतनी बर्बरियत की तवक्को नहीं थी। हमने ये देखा है कि चंद दिनों के अंदर 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं और जैसा आपने भी जिक्र किया कि ख़वातीन और बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है। देखिए, वो नहती अवाम जिसको इस जंग में खामखा के लिए पुश किया गया है दो ग्रुप्स के दरमियान की लड़ाई में, तो उसमें ये आलमी बरादरी के लिए भी सोचने के लिए ज़ाहिरी बात है, फूड फॉर थॉट है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि हम कैसे इसराइल को प्रेशराइज़ कर सकते हैं। क्या सिर्फ रैलीज़ निकाल देना या ये सब चीज़ें काफ़ी है? आज हम देख रहे हैं कि OIC का एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल समिट होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में और इस हवाले से भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे गौर किया जाएगा, उन तरीक़ों पे, उन लाहे अमल पे कि क्या आगे फ्यूचर में स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए इसराइल को इस एग्रेशन से रोकने के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप डायनामिक्स देखते हैं और जो हमें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन और बच्चों की बात नहीं है, बल्कि इस वक्त यहाँ पर एक जेनोसाइड की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, एक इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। वहाँ पर फूड सप्लाईज़ जो हैं वो बंद हैं, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा कैसे कट ऑफ कर दी गई, फ्यूल की शॉर्टेज है। अब सिर्फ 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल्स के पास बैकअप रह गया है जनरेटर्स का। तो इमेजिन करें कि जो लोग वेंटिलेटर पर हैं, इतने ज़्यादा इस वॉर सिचुएशन में उन लोगों का क्या होगा जिनके पास तो ना कोई असला है और खामखा की इस जंग में उन्हें धकेल दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए, देखिए जहाँ आपका वहाँ एक मीडिया, आलमी मीडिया मौजूद है, वहाँ पर कवरेज करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए हमें लम्हा ब लम्हा वहाँ से खबरें मिल रही हैं, उस मीडिया को भी नहीं बख्शा गया, उन लोगों को भी टारगेट किया गया है। और तो और जो आपकी एक अक़वाम मुत्तहिदा जो है कि एक आलमी बिरादरी जो है मिलजुल के, उसके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, उसके सेशंस मुनक्किद हो रहे हैं। बार बार जोर दिया जा रहा है, इसराइल को पुश किया जा रहा है, इसराइल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो इस जंग को फौरी तौर पर बंद करे और मिलजुल के डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकाले। दिस इज़ नॉट द वे कि आप एक फुल फ्लैज, जहाँ दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक मज़ीद इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दें। तो आप ये देखिए कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया, यानी कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन की जो इसराइल की तरफ से बमबारी जारी है। और तो और जो एक सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि देखिए आपके जो पैलेस्टाइन में जो लोग महसूर होकर रह गए हैं, उनको नॉर्थ से कहा जाता है कि जी ऐलान होता है इसराइल की तरफ से कि आप साउथ की तरफ चले जाएं, हम नॉर्थ साइड को जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या अब हमने लैंड ज़मीनी जंग की तैयारी कर ली है और हम फुल फ्लेज ज़मीनी जंग करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी वो फ़लस्तीनी साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, और जब रेफ्यूजी कैंप्स को भी निशाना बनाया जाए तो फिर दुनिया तो सवालिया निशान उठाएगी और दुनिया बात भी करेगी और कर भी रही है। और जाहिर बात है कि हमें हर मुमकिन इक़दाम भी करने चाहिए, और जैसा हम यहाँ बैठे हुए आवाज़ उठा सकते हैं तो ज़रूर आवाज़ उठाएं और प्रेशराइज़ करें वेस्टर्न मीडिया को, वेस्टर्न उन गवर्नमेंट्स को जो जो इस पे
काम कर रही हैं या जिस तरह से अगर वो इसराइल को किसी सूरत सपोर्ट मुहैया कर रही हैं, उनको प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि देखिए ये जेनोसाइड है, ये वॉर क्राइम्स हैं, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अच्छा रीमा साहिबा, आगे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यूएन क्या अपना किरदार उस तरीके से निभा रहा है जैसे निभाना चाहिए, और दूसरी साइड अगर यूएसए को भी देखा जाए तो वहाँ से भी इसराइल को प्रॉपरली फंडिंग हो रही है, तो क्या आप नहीं समझती कि मुस्लिम ममालिक को भी एक इत्तेहाद क्रिएट करना चाहिए और फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम उम्मा को तो अपनी एक जो भरपूर आवाज़ है वो तो उठानी ही चाहिए। ज़ाहिर बात है कि जो एक आपकी एक जूइश लॉबी या वेस्टर्न जो आपकी पावर्स हैं वो मिल के अगर आपके मुस्लिम ऑक्यूपेशन की तरफ जा रही हैं तो यकीनन ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो इसराइल की तरफ से, और जब वेस्टर्न हम पावर्स की बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त 3 तरह की लैंड, एयर और जो सी पावर है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अगर एक तरफ से बहरी बेड़े पहुँचाए जाते हैं वहाँ पर, दूसरी तरफ से ज़मीनी जंग की तैयारी है, और मुसलसल तौर पर जो बम्बार्डमेंट हो रही है वो आपकी फ़िज़ाई उनकी जो फ़ौज है वो इसमें हिस्सा ले रही है। और जो एक अलार्मिंग चीज़ जिसको यूएन ने भी हाईलाइट किया और सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है, वो ये कि इस वक्त जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमें मीडिया से ख़बरें मिली हैं कि वहाँ पर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इतना एक ख़तरनाक केमिकल है जो कि अगर किसी इलाके पे गिराया जाए या इवन किसी बिल्डिंग पे किसी भी उस जगह पर गिराया जाए तो जो ह्यूमन स्किन है वो ना सिर्फ बर्न हो जाती है बल्कि आपकी जो हड्डियों में गोश्त वगैरह है वो तक गल जाता है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आप वॉर क्राइम्स तो हैं ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जेनोसाइड के जो मैयर्स लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से जो जो स्ट्रैटेजीज अपनाए जा रही हैं वो बहुत अलार्मिंग है, और उस पर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम लेवल पे जाया जा रहा है, जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई की जी। जा और सकती एक और चीज़ ये देखिए, अब वॉर तो एक अनाउंस कर दी उन्होंने या जहाँ भी 2 ग्रुप्स के दरमियान में हुई, लेकिन जो एक अलमिया है कि आपके पास कोई जगह वहाँ महफूज नहीं है। वहाँ अगर स्कूलों में पनाहगुज़ीन कैंप किए जाते हैं, किसी और इलाके में रेफ्यूजी कैंप्स कायम किए जाते हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाता है। तो फिर वो आवाम जो कि इस जंग का हिस्सा नहीं है वो कहाँ जाए, वो कहाँ पनाह ले? तो इस पर जब आलमी बिरादरी अपनी एड भिजवाने की कोशिश करती है, हमने ये भी देखा है कि मिस्र में इस वक्त कोई 5 के करीब कहा जा रहा है कि जहाज़, माल बरदार जहाज़ जो हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि वो किसी तरह फ़लस्तीन में इमदाद पहुँचा सकें, लेकिन वहाँ पर इतनी स्वेयर एग्रेशन है कि वो अपनी वहाँ पर जो फूड सप्लाईज़ हैं, जो ख़ास करके मेडिसिन्स की कमी हो रही है, पेन किलर अद्वियात का बार बार कहा जा रहा है। आलमी बिरादरी से भी अपील की जा रही है कि जो भी मदद कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि फूड और शेल्टर चाहिए उन्हें दवाइयों की भी अशद ज़रूरत है। और ख़ास करके जिस तरह से अब अगर हमें पता चला है कि वहाँ पर इतनी जैसे कहना चाहिए कि मोहलिक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसके लिए तो ज़ाहिर बात है कि हम सबको आवाज़ भी उठानी है, हम उठा भी रहे हैं। एंड वी शुड प्रेशराइज इसराइल। जो भी वेस्टर्न लॉबीज़ हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना आगे बढ़कर सामने आए, और हमेशा जो वॉर का एक जैसे कहना चाहिए कि सोल्यूशन जो है वो अमन या डायलॉग जो है ना उसको लाने के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं हम अपने इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से पहुंचाना चाहेंगे, देखिए कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कहीं भी आती है तो इंटरनेशनल लॉज आपके मौजूद हैं। जो आर्टिकल 4 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, वो ख़ास करके जो रीलोकेशन है, अगर कोई हिजरत करते हैं, महाजरीन हैं, उनको महफूज मकाम, उनको बुनियादी जो आपकी इंसानी ज़रूरियात हैं वो मुहैया करने का इरादा करता है। तो इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आपको कहीं कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में जो है निकल पड़ी है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि रूस ने जो है सलामती कौंसिल में जब इसके लिए करारदाद पेश की, जिसको जो है वीटो करार दे दिया गया, जिसमें अमेरिका और साथ ही साथ जापान भी शामिल है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, सलामती काउंसिल के पास पावर्स मौजूद हैं, और जिस तरह से अभी आपने भी पहले सवाल किया कि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा को जो किरदार अदा करना चाहिए था, हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया में एक दफ़ा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो गया। वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारे इस ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं उसमें इसराइल के पास भी किस किस्म की वेपनरी मौजूद है, दूसरी तरफ आपका जो मिडल ईस्ट का खित्ता है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना दिया गया। अगर मुल्कों के दरमियान इतनी पावर्स मौजूद हैं
तो उन पावर्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये तो नहीं है कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ स्टार्ट कर दें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन स्टार्ट कर दें। और जहाँ तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है, देखिए इस वक्त जो हर किसी मुल्क का अपना इंटरेस्ट है, इफ़ दे वांट टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद वो अपनी मर्ज़ी से अपने उन कवानीन को टेलर करते रहते हैं और उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो उसके मुताबिक उसमें रद्दोबदल करते रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब आपने इस ग्लोबल विलेज में पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करना है, अमन के साथ रहना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपके इस अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उन सबको अपना अपना जो ड्यू रोल है, अपना एक अहम किरदार जो है वो प्ले करना चाहिए। अच्छा रीमा, जैसे कि हम ये बात करें कि हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो एक तो OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज जिसमें इस मौजू के ऊपर बात की जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम पे मौजूद हैं, तो क्या वहाँ पे भी इस हवाले से कोई बात की जा सकती है, यहाँ वहाँ पे भी ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और इसके हल की तरफ जाया जाए? जी देखिए, जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड फोरम एक बहुत बड़ा 10 सालों का इसका जायज़ा लिया जा रहा है कि 2013 से 2023 तक ये कहाँ इस वक्त मौजूद है, क्या क्या इसमें लूप होल्स थे, चैलेंजेस थे। और जब ये इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें 150 से ज़ायद ममालिक ना सिर्फ इसमें शामिल हैं बल्कि इनकी मुंदबीन और रहनुमा वहाँ आलमी लीडर वहाँ पर मौजूद हैं। हमने वहाँ देखा कि रशियन प्रेसिडेंट भी वहाँ गए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से भी हैं। वो तमाम ममालिक जो किसी न किसी तरह इस तजारती कॉरिडोर से, इस तजारती पट्टी से, राहदारी से जुड़े हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। शायद इस वक्त वो एजेंडा नहीं है क्योंकि डेफिनेटली ये यहाँ पर चीन ने जो मीटिंग कॉल की है वो उनके इस रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव को और इसके जो चैलेंजेस हैं उस पर बात करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये इनिशिएटिव्स तभी कामयाब होते हैं जब आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो। हम ये देखते हैं कि इस वक्त चाइना ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया माजी में कुछ अर्सा पहले ही कि कैसे सऊदी ईरान रिप्रोचमा की तरफ, इसी तरह अफगानिस्तान में भी अमन के लिए हमें चाइना का किरदार नज़र आता है। तो डेफिनेटली एक वो पावर जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, पीसफुल नेबरहुड पे बिलीव करती है कि दुनिया में अमन होना चाहिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हो, तो हमें कलीदी किरदार नज़र आता है तमाम ममालिक और ख़ास करके चाइना का। तो डेफिनेटली जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं उसमें तवक्को की जा रही है कि ज़रूर इस मामले पर, क्योंकि अगर एक तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात होगी, उन लूप होल्स की बात होगी, उन चैलेंजेस की बात होगी जो कि इस वक्त इंटरनेशनली BRI के फोरम के साथ जो जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं उनको हैं, तो उसमें डेफिनेटली जब मिडल ईस्ट की सिचुएशन आएगी तो आई थिंक ये पैलेस्टीन का मामला भी आएगा। और इसमें भी यही सबकी सोच है, यही है कि जल्द अज जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है बंद किया जाए। ख़ास करके इस वक्त जो पहली जो स्टेप है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OIC के समिट में भी होगा कि इसराइल को फौरी तौर पर जंग बंदी पर मजबूर किया जाए। पहले आप जंग बंद करें एटलीस्ट। अब ये देखिए कि इतनी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि उस वक्त वहाँ ज़मीन तंग पड़ गई है, वहाँ हम इज्तिमाई कब्रें देख रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा इंसानियत और कितना जो है ना अपना दुख दुनिया को दिखाएगी और पेश करेगी। तो डेफिनेटली अगर हम मीडिया की बात की है तो आप ये भी बताइएगा कि अगर इस जंग बंदी नहीं होती तो बाकी इस्लामी ममालिक पर इसके क्या मज़ीद मनफी असरात हो सकते हैं? देखिए डेफिनेटली ये इसमें जो एक फ़्लो है वो आना शुरू हो जाएगा और आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। जिस तरह से अभी कुछ रेफ्यूजीज़ उन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो आप उनको ऑक्यूपाई करके उस ऑक्यूपाइड उस टेरिटरी में मार तो नहीं सकते। उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिंदा रहने के लिए उन्होंने मूव करना है। और जब ये मूव करेंगे तो ये वॉर जहाँ जहाँ अगर वो पैलेस्टीनियंस के पीछे जहाँ जहाँ पैलेस्टीनियंस जाएंगे उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे, तो ना चाहते हुए भी वो तमाम पड़ोसी ममालिक इसकी लपेट में आ जाएंगे जो कि इस वक्त अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी इस वॉर में पुश कर दिया जाएगा। और हमें मशरिक़ वस्ता का खित्ता वॉर की तरफ ऑलरेडी डेफिनेटली, अगर आपके पड़ोसी ममालिक में जंग हो तो आपके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आपके तरफ कोई रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, लेकिन आपके आसपास अगर फूड क्राइसिस है, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक सवालिया निशान बन जाए, तो आप इतनी हसासियत तो रखते हैं, इतने एहसास तो आपके हर एक के अंदर मौजूद है कि आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में या जो भी जहाँ कहीं भी इस तरह की वॉर वाली सिचुएशन है उसको रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने ये बात की है कि मिशन को रोकने के लिए तमाम ममालिक को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, रोकने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रीमा शौकत साहब इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और ऑफ कोर्स यही है कि तमाम इंटरनेशनली जितने
जितने भी इदारे हैं, जितने भी ममालिक हैं, जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो अगर इस चीज़ के ऊपर सामने आएंगे, इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करेंगे तो कोई बेहतर और मुस्बत हल इसका ज़रूर निकाला जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती ताल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और हमने अपनी तमाम तर एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल कर ली है, क्योंकि सिर्फ कल का दिन बाकी है और परसों पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। चौथा मैच है आईसीसी वर्ल्ड कप का एंड वी आर होपफुल कि ये मैच भी जो है ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। एंड ऑफ कोर्स जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो हम चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे सामने आए, कोई खुशी की खबरें भी आएँ और उसका आपके साथ भी शामिल करें। और ऑफ कोर्स वीकेंड पे ये चीज़ आ रही है तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, आपने इसको एंजॉय करना है भरपूर तरीके से। एंड वो तो मैं देख रही हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरीके से पाकिस्तानी इंजॉय कर रहे हैं, ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करें, तो एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। एंड इसी तरीके से जब इस तरह की चीज़ें आती है, क्रिकेट स्पेशली हम सबको जोड़े रखती है, हम सबकी खुशियाँ जो है वो उससे जुड़ी होती हैं, हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही होती है। अगर मैच अच्छा जा रहा है या ख़राब जा रहा है तो ब्लड प्रेशर भी लो हाई भी होते जा रही है, भी जो अच्छी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैच की जाने बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि चौथा मैच जो है वो पाकिस्तान खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह का मैच होगी, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PTV न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नमूद मुस्लिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को? एक अच्छा मैच होगा क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान जो है आखिरी मैच ज़रा अच्छा नहीं खेल सका, वो सबके सामने है, उसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं है इस वक्त। लेकिन यह है कि ऑस्ट्रेलिया की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट में। ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन उसकी तमाम ही जो साइड्स हैं, चाहे उसकी बॉलिंग साइड है या उसकी बैटिंग साइड है, इवन कि फील्डिंग तक ऑस्ट्रेलिया की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं जिस तरह का उसको रेट किया जाता रहा है हमेशा। लेकिन लास्ट मैच उस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है पहले हारने के बाद तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी 8वें नंबर पर मौजूद है अगर आप उसको इस वर्ल्ड कप में देखें। शायद उसके पहले 2 मैच ही मुश्किल थे, लेकिन बांग्लादेश उससे ऊपर है। और मज़े की बात यह है कि अफगानिस्तान 6ठे नंबर पर है वो अपसेट करने के बाद। और कल का जो अपसेट है नीदरलैंड का, खासतौर पे मैं कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा मैच जो था ये कल का मैच था। पाकिस्तान के मैच की तो बात बिल्कुल ठीक है, वो भी होना है, वो जुम्मे को होना है। और एक चीज़ है, लेकिन जो कल का जो मैच गुजरा है उसमें नीदरलैंड जो है उसने प्रूव किया है कि वो उनके जो प्लेयर्स हैं वो जब क्वालिफाइंग राउंड में थे, आपको याद होगा जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को आउट किया, इनका पहला वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का जिसमें वेस्ट इंडीज़ नहीं खेल रहा, उसको आउट करने वाले यही डच प्लेयर्स हैं जिन्होंने कल साउथ अफ्रीका को जिसे कहते हैं आउट क्लास किया। और इसमें सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि सेम टाइम पर यहाँ पे ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उधर फुटबॉल का क्वालिफाइंग राउंड हो रहा था इसी डचलैंड्स का और नॉर्वे का, वहाँ पे भी उन्होंने 2-1 से वो जीता। तो उनको कल 2-1 उनके मुल्क को 2-1 बड़ी खुशियाँ मिली। यानी कि ये प्लेयर्स, इनका स्टाइल एक मुख्तलिफ स्टाइल है। ख़ासतौर पर हम नीदरलैंड को देखते रहे हॉकी में ज़्यादातर, अगर जहन में हो तो वो उनका एक क्लोज गेम की एक शुरू से रहा है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था हॉकी में 90s के ज़माने की बात कर रहा हूँ कि
एक नस्ल को तो पता ही नहीं कि हम क्या क्या करते रहे इसके अंदर, हॉकी में हम कितने बड़े रहे हैं Gap आ गया, और of कितनी course. मरतबा हमने जीता है, कितने गोल्ड मेडलिस्ट, और ओलंपिक में हमारा लाजमी मेडल हुआ करता था एक ज़माने में। इवन के पाकिस्तान के 4 प्लेयर ऐसे जो जिनको गोल्डन प्लेयर्स कहते हैं कि उन्होंने सही। कभी भी सेकंड पोजीशन आई नहीं जब तक वो टीम में रहे। क्या बात। तो वो एक ऐसी सूरत हाल, उस ज़माने में भी जो नीदरलैंड के बॉबी लैंडर होते थे उन्होंने अपनी टीम को बिल्ड किया था और क्लोज गेम की तरफ, यानी कि अपने हाथ में रख के खेलना है। मैं सिर्फ अभी आता हूँ क्रिकेट की तरफ, सिर्फ बताने के लिए सेम यही काम उन्होंने अपने सॉकर में किया, सॉकर में आगे चले गए। अब उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा काम हुआ ना, अब उन्होंने क्रिकेट में वही किया। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने किस तरीके से हम इसको अपनी क्रिकेट के कहते हैं घेरा उन्होंने, और उनको घेरा। और ये नहीं कि अब 38 रन 36 रन का जो फर्क है, एक बड़ा फर्क होता है ऐसी टीम का कि जो कभी कभार खेल रही, जो रेगुलर टेस्ट नहीं खेल रही, वो उस तरह की उसकी सीरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड कप में आकर अफगानिस्तान को फिर भी तो टेस्ट उसको मौके हैं, उसको दूसरे मौके हासिल है, वो T20 खेलता रहा है। ये नीदरलैंड को तो ये मौके नहीं मिले, लेकिन उसने उसको वहाँ पे अपनी मर्जी से खिलाया और एंड तक, जिसे कहते हैं कि वो प्लेयर जिसने 78 रन बनाए हैं वॉन ने, उसके बाद उन्होंने 3 कैच ही पकड़े हैं, उन 3 कैचेस के ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। वरना जाहिर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छा स्कोर कर दिया, ये विराट कोहली या बाबर की तरह खेले और अच्छा खेल के चले गए। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि टीम का भी यही, पाकिस्तानी टीम का भी यही होना कि आपने अपनी बैटिंग बॉलिंग को तो हम सबको नजर आती है, लेकिन फील्डिंग नजर नहीं आ रही होती। अब वो कल का जो मैच है वो फील्डिंग ने जीता है, और फील्डिंग क्या थी, वो नीदरलैंड की फील्डिंग थी। ये वही स्टाइल है जो कि वो हॉकी से लेकर चले थे बॉबी लैंडर के ज़माने में, फिर उसको सॉकर में उन्होंने अप्लाई किया और अब वो क्रिकेट में कर रहे हैं। और अगला वर्ल्ड कप ये ना हो कि आप देख रहे हो कि यार नीदरलैंड से मुकाबला दुआएं करने बैठ जाए। नमूद साहब, मेरा सवाल भी इस वक्त यही आ रहा था कि अफगानिस्तान, नीदरलैंड ऐसी टीम्स जिनको बड़ा कमजोर समझा जाता था, इस बार वो बड़ी उभर के सामने आ रही हैं और जो बड़ी ताकतवर टीमें थी उनको शिकस्त दे रही है। तो क्या ये बड़ा प्लॉट ट्विस्टिंग सा आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं नजर आ रहा आपको? देखिए, हर वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि एक आधा कोई ऐसा मैच होता है, लेकिन इस मरतबा मुसलसल 2 होना खास तौर पर ये एक बड़ी चीज़ है। और आपको जो ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा जो अपसेट जो मैं समझता हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ जाना, और श्रीलंका का आखिरी पोजीशन पे जाके बैठना। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसका आखिरी जगह पे रहना। फिर उसके साथ साथ बांग्लादेश जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, नीदरलैंड ऊपर जा रहा है। भारत यानी कि अब जाहिर है कि उनके अपने मुल्क में हो रहा है, उनको होम ग्राउंड अपने वेदर का फ़ायदा है, वो उसका फ़ायदा भरपूर उठा रहे हैं वो उसका। लेकिन उसका जो असल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो न्यूजीलैंड की है, जो जिसका आज मैच है, अब लोगों ने देखना। और उनका मुकाबला आज फिर अफगानिस्तान से है, यानी कि वही लोग हैं जो जिनकी प्रैक्टिस इसी खित्ते में है। अफगानी प्लेयर ज़ाहिर इसी खित्ते में ज़्यादा खेले हैं, उनको थोड़ा वेदर का उनको अंदाज़ा है। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी तक कोई मैच नहीं हारे हुए, बिल्कुल ऊपर है वो। लेकिन चीज़ समझने की ये है कि आज अफगानिस्तान का पता चलेगा कि क्या करते हैं। फिर ये मज़ीद इंटरेस्टेड हो जाएगा कि अगर अफगानिस्तान 2 मैच जीत जाता है तो उसका मतलब है कि जो टॉप 4 टीम्स जिन्होंने, क्योंकि रॉबिन लीग की बुनियाद पे खेला जा रहा है, इसमें क्वार्टर फाइनल नहीं होगा, डायरेक्ट जाके सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जब सेमीफाइनल पहुंचने का मतलब यही है कि जितना यहाँ पर जितने मैच जीत गया, यानी कि इसमें एक मैच कीमती है। अगर आप मैच नहीं भी खेलते तो फिर भी 1 पॉइंट तो आपको मिल जाता है, लेकिन हारना उतना ही नुकसानदेह है। अब ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच हार जाना और इस तरह की जो चीज़ है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे अभी भी है, यानी कि पहली 4 टीमों ने जाना ना, अब पाकिस्तान चौथे पे है। तो आने वाले जो पाकिस्तान का मैच है उसके लिए पाकिस्तानी टीम की क्या हिकमत अमली है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो है बीमार होने की जो अफवाहें गर्दिश कर रही है, इस बारे में बीबीसी का क्या कहना है? देखें, जो पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में ये था ना कि उनको बुखार हो गया, बीमार हो गए हैं और उसको चल रहा है, बिल्कुल वो वायरल इन्फेक्शन की बात की गई थी। मेन चीज़ ये है कि अभी सुबह की बात है, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा है कि हमारे यही लाइन है उसकी, जुमले भी यही हैं, हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, और उसमें आज जो सेशन हुआ, जो एक तो कल सेशन हुआ था, आपको पता, आज भी उन्होंने कहा था कि आज शायद हम आराम करें, लेकिन आज अभी सेशन जारी है वहाँ पर बेंगलोर में पाकिस्तान टीम का। तो वहाँ पर अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक वहाँ पे मौजूद है, शहनशाह अफरीदी हैं उसके अंदर, मोहम्मद रिजवान है और सलमान अली आगा भी मौजूद है, हारिस भी है, जमान खान भी है। ये लोग जो है ये कल मौजूद नहीं थे, लेकिन वो आज उनमें से प्लेयर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें फिक्र जो है ज़्यादा रिजवान की फिक्र है, क्योंकि उनके बारे में कहा था कि वो भी इन्फेक्टेड हैं इससे। फिर शाहीन अफरीदी के बारे में था,
फिर अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी ये आपको पता होगा, ये टॉप स्कोरर्स और जी जी जितने भी तो टॉप अब खिलाड़ी होंगे। और हारिस का भी और जमान का, ज़ाहिर है इनके नाम थे, ये कल के सेशन में तो नहीं थे लेकिन आज के वहाँ पर कम से कम ग्राउंड तक तो पहुँचे हैं बेंगलोर में। और अब हो सकता है कि वो जब सेशन मुकम्मल तौर पर आएंगे सामने तो इंशाल्लाह ये कल का जो कल का यानी कि नेक्स्ट जुमे को मैच है हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसमें उम्मीद है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हो जाएंगे, क्योंकि पीसीबी ने भी क्लियर कर दिया है कि अब वो जो इन्फेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अच्छा नूद साहब क्या समझते हैं बेंगलोर की क्या कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हैं, या क्या कंडीशंस हैं जो कि पाकिस्तान के लिए नॉन फेवरेबल हैं? देखिए बेंगलोर जो है, अगर उसका एम चन्ना स्वामी स्टेडियम है जहाँ पे ये मैच हो रहा है, ये बिल्कुल इंडिया की दूसरी उसकी तरह हैदराबाद के अलावा की तरह जैसे ये है, ये वही बैटिंग वाली पिचें हैं अगर वहाँ पे देखें, लेकिन वहाँ पर जो बाद में खेलेगा ना उसको वही नुकसान होगा जो बाद में हो रहा है सबको, क्योंकि जो एक मॉइस्चर है, मौसम ऐसा है, अभी उस इलाके में भी उस तरह की सर्दी नहीं जिस तरह हम यहाँ पे इस्लामाबाद या इधर फील कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जो मॉइस्चर मौजूद है वो बाद में खेलने वालों को नुकसान पहुंचाता है। कल भी आपने देखा बाद में खेलने वालों को कितना नुकसान हुआ, उससे पहले भी पाकिस्तान बाद में खेला, तो ये एक जो बाद में खेल रहे हैं ना उनको एक है। अब आपको पता होगा श्रीलंका जो मैच हारा वो अपने टॉस की वजह से उसने कहा हम पहले स्कोर बना लेंगे और हरा देंगे वो, लेकिन वो कर नहीं सके, तो बाद में वालों ने थोड़ा स्कोर किया, इनका ऑस्ट्रेलिया ने वो जीत गए। वो हो जाता है ऐसे अगर पहले आउट कर ले। वहाँ पे भी यही है, टॉस सबसे पहले, अगर टॉस जीते तो पहले कोशिश करें कि खुद ही खेल लें ठीक है या फील्डिंग करें पहले और उनको मौका दें कि वो बाद में आके बॉल करें, क्योंकि बॉल ने फिर बाद में हाथ नहीं आना। ठीक है, अब मॉइस्चर हो गया, गेंद ने रुकना नहीं है, गेंद ने आपकी मर्जी से मूव नहीं करना, आप सिर्फ लेंथ के ऊपर कितनी बॉल करवा लेंगे कि आप सिर्फ उस पर रखेंगे, आपने फिर उनको कम से कम एक प्लेयर का होता भी है कि पहले उनको मूव करवाता है कि यार यहाँ पे खेलो, अब यहाँ खेलो, अब ये गेंद खेलो जिससे मैंने आपको आउट करना। अब आपको जब एक ही लेंथ पे खेलना कितना क्या कर लेंगे उसके अंदर, क्योंकि जब गेंद गीली हो गई है, मॉइस्चर है, और अगर थोड़ी सी ओस पड़ गई है वहाँ पर, मजीद कोई ऐसा हो गया, बेंगलोर आप समझते हैं कैसा है वो, तो वहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैट्समैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बॉलर जो है वो उससे ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा स्कोर बढ़ना है और उनकी स्किल का वहाँ पे इम्तिहान है बेसिकली। मुझे सब इसी चीज़ पे आना चाह रही हूँ कि हमारी बैटिंग लाइन तो बड़ी स्ट्रांग दिखने को मिल रही है हमें पिछले जितने भी मैचेस में, लेकिन बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, इसकी क्या वजूहत है और क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंज आ जाना चाहिए अब अगले मैच के लिए? नहीं, बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेलने के बाद भी उसने कहा कि नो चेंज, 2 हार के वो आ गए थे, उन्होंने चेंज नहीं किया, फिर तीसरा श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया ना आपके सामने। अब हम ये देखें कि टीम को तब्दील करके आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग करके गए हुए हैं, अभी आपने खेला कितना है, 2 मैच खेले हैं, 3 मैच, तीसरे मैच पे आप आ रहे हैं, आप क्या इसमें क्या समझते हैं कि जी इन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया? परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर अभी भी हम सेमीज की लाइन में मौजूद हैं, चौथे नंबर में मौजूद हैं, तो आप ये देखिए, अच्छा आप मैच किससे हारे हैं? जिससे ऑस्ट्रेलिया भी हार चुका है, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं थे। उस दिन भी मैंने इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम में था जब मैं, उसमें भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने अगर 200 स्कोर नहीं किए थे उस मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया ने कौन से 400 स्कोर कर लिया था, वो भी तो 199 पे आउट हो गए थे। यानी कि आप कंडीशन देखें, आप बाकी मैचेस को देखें, अब टोटल ये देखना कि हमारी टीम में ये प्रॉब्लम है, बाकी टीमें भी तो देखें ना क्या कर रही हैं। न्यूजीलैंड या इंडिया की टीम बड़ी आउट क्लास जा रही है, लेकिन ये तो हम तकरीबन हर वर्ल्ड कप में देखते हैं, न्यूजीलैंड चलती जाती है, एंड पे जाके वो स्लिप हो जाती है। आप याद है क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप। लेकिन एक चीज़ वो मैं जो पहले बात कर रहा था वो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी और हमारे नाज़रीन के लिए भी, कि जो लास्ट टाइम हुआ था ना वर्ल्ड कप, उसमें एक रूल था कि आपको एक ओवर, जब स्कोर बराबर हो गया तो सुपर ओवर पे चला जाएगा, अगर फिर फैसला नहीं हुआ जिसने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी होंगी वो जीत जाएगा। लास्ट टाइम इंग्लैंड उसी बाउंड्रीज की बुनियाद पर वर्ल्ड चैंपियन बन गया था, जबकि मैच बराबर था। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड के बारे में जो था कि न्यूजीलैंड की टीम में ये था और उसको आखिरी मैच पड़ गया, वरना से पहले बेचारे वो सेमी से निकलते थे और आपको पता सारा अच्छा खेलते हुए जाते थे, एंड एक मैच हारते थे वो बाहर। यही न्यूजीलैंड के साथ लास्ट टाइम वो आखिरी मैच वो बेचारे फाइनल में पहुंचे, वहाँ भी बराबर कर गए लेकिन वो नहीं जीत सके। इस मरतबा ये रूल नहीं है। रॉबिन लीग जो एक सिस्टम है इसके अंदर इन्होंने एक ये कर दिया है कि अब जब तक फैसला नहीं होगा आपको ओवर मिलता रहेगा, एक ओवर मिलता रहेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि यार
वो जो चौका था उसकी बुनियाद पे जीत गए हैं, जिसका स्कोर ऑलरेडी देखिए एक चौका लगा तो उसका स्कोर ऑलरेडी आपके ऊपर मिल चुका है, प्लस आपके उसमें मौजूद है, उसको भी दोबारा इजाफी बनाना तो अजीब बात है, स्कोर बनाना चीज़ है। तो ये आईसीसी का अच्छा फैसला है कि कम से कम जो डिसीजन है, कम से कम फाइनल का डिसीजन तो ऐसे होना चाहिए, वरना ये तो नहीं फिर तो आप टॉस कर लें, अगर बारिश हो गई कौन जीत गया कौन हार गया तो वो तो ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा नमूद साहब, पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारा है, अगला मैच पाकिस्तान के लिए जीतना कितना ज़रूरी और अहम हो सकता है? देखिए बात अब पहले बातों बातों में कर गए, बहुत सारी बातें उस वही बात दोबारा उठा के मैं करने लगा। रॉबिन लीग की तर्ज पे टूर्नामेंट है, इसका एक एक पॉइंट कीमती है। अब हम चौथी पोजीशन पे हैं, इससे नीचे ज़्यादा गवारा नहीं हो सकता अगर हमने आगे बढ़ना है। हम जहाँ जितने मैच हारेंगे ना उतना नीचे चले जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए जीतना ज़रूरी है। जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, नहीं तो कम से कम बराबर कर जाए, नीचे ना जाए नीचे ना जाए, पॉइंट्स टेबल से नीचे ना जाए। बहुत शुक्रिया नमूद साहब इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। एंड वी आर होपफुल कि अगला मैच पाकिस्तान हर हालत में हर कीमत पे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रीन शर्ट्स को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है और मैच देखना बिल्कुल नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब की तरफ, और न्यूज़ ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नया टॉपिक होगा, एक नए गेस्ट होंगे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम जैसे बात कर रहे थे आईसीसी वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है कि आगे फीफा वर्ल्ड कप भी आने वाला है जो कि 2026 में खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान ने राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्वालिफाई करने के लिए कल पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया का ये मैच था, और पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी है, जिसके ऊपर बहुत सारी मुबारकबादें भी आ रही हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने भी पाकिस्तानी टीम को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। तो ऑफकोर्स मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारी पाकिस्तानी टीम, और ये बड़ी अच्छी और खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तानी टीम अब फुटबॉल में भी अपनी जो है वो जगह बनाती जा रही है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमें पाकिस्तानी बच्चे और पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फुटबॉल में भी बड़ी जल्दी जो है वो पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांगली हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, और जहां हम नौजवानों की बात करें, जहां हम बच्चों की बात करें, तो अब एक चीज़ बड़ी ही ना उनके लिए मुश्किल होती है कि हम आगे कौन सा करियर चूज़ करें, हम किस फील्ड में जाएँ, हम क्या करें, क्या हम डॉक्टर बनें, क्या हम इंजीनियर बनें, क्या हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए। तो ये बड़ा एक मुश्किल फैसला होता है। वहाँ पे माँ बाप भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और इर्द गिर्द बाकी लोग भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी कैरियर काउंसलिंग की जाए। और कैरियर काउंसलिंग के लिए आपको एक प्रॉपर जगह पे जाना चाहिए, जहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया जाए कि आप किस जगह पे फिट हो सकते हैं, आप कहाँ पे अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, अपनी जितनी भी आपकी प्लस पॉइंट्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आज हम भी बात करना चाहेंगे, ताकि हमारे तवज्जो से भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिले और आप भी जान सकें कि किस तरीके से आपने अपना कैरियर जो है वो चूज़ करना है। और अगर आपने अपना कैरियर चूज़ कर लिया है, तो इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं वो अपना कैरियर किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप हेल्प आउट कर सकेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर कंसल्टेंट जनाब मुबीन रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका और पीटीवी का कि आपने खास तौर मुझे मदद किया इस मौके में। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैरियर काउंसलिंग जो है ये है क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जिस आपने खुद अपने खुतबे में इशारा दिया कि बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी में कैरियर बनाते हैं, खासतौर पर हमारे यंग लोगों की बात करें, यूथ पाकिस्तान की पूरी दुनिया बड़ी वाइब्रेंट यूथ समझी जाती है। और ख़ासतौर पर जब इन्हें पाकिस्तान से बाहर स्टडी के लिए जाने की बात करते हैं तो इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है किस मुल्क में जाएँ। यानी मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैं चूँकि बाहर जाता रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ, तो वो कहते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये आपकी ख्वाहिश है, ये सवाल है, अब इसका जवाब तलाश करना जो है उसके लिए पूरी एफर्ट चाहिए आपको कि किस तरह आप जा सकते हैं और किस मुल्क में जा सकते हैं। तो इसके लिए बेशुमार इफ़ एंड बट्स हैं जिसको आपको ख्याल रखना है, जिसके नतीजे के अंदर आप बाहर जा सकते हैं। बस आपके कितने ग्रेड्स हैं, आप कितनी फ़ीस पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, और किस मुल्क के सर्कमस्टांसेस आपको सूट करते हैं पर्सनली आपको और आपकी फैमिली को, कि जो कल को अगर आपको मिलने के लिए आना चाहिए, आप खुद वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन आपके पास है। तो जब उन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी फैसला करने के अंदर। और फिर जहाँ वीज़ा रेशो भी बेहतर हो, आप उधर बाहर जाते, ये भी बड़ा एक इशू होता है हमारे लोगों को, कि जहाँ मुल्क में और आसानी से सेटल हो सकती हो, जॉब मिल सकती हो, एक्स्ट्रा आप काम
कर सकते हो ताकि आप अपनी स्टडी के एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो ये तमाम बेसिक चैलेंज हैं जिनका जवाब एक अच्छा कैरियर गाइड करने वाला बंदा जो कैरियर काउंसलर है वो आपको गाइड कर सकता है। तो कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इसकी कितनी ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग की? जी जी बिल्कुल। आप देखिए हमारी माशा जितनी बड़ी आबादी हो चुकी है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की यानी बड़ी तारीफ भी की जाती है। जहाँ हमारे आपको पता है अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट किया। मैं यूके के अंदर मौजूद होता हूँ, आप यकीन करें वहाँ पे भी पाकिस्तानी लॉयर्स और डॉक्टर्स की एसोसिएशन मौजूद है, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट करे वहाँ सोसाइटी के अंदर। इसी तरह आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी माशा लेबर बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करी है, मेरा उधर भी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे जो वहाँ पे पोटेंशियल है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि उसके नतीजे के अंदर जो हमारी नई यूथ है जो अब गाइड जाना चाहती है वो बजाय से कि अपने कज़न बहन भाइयों से मशवरा करे, अगर कोई प्रोफेशनल लोगों से मशवरा करे तो शायद उनको एक बेहतर मशवरा बेहतर गाइडेंस मिल सकती है कि कौन सा मुल्क उनके लिए बेस्ट है और कितनी जल्दी वहाँ पे जाके एक बेहतर सेटल हो गया, बेहतर ऑप्शन। मुबीन इसी की तरफ मैं आना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पे ना कैरियर काउंसलिंग के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं फलाने कज़न ने ये कर लिया तो मुझे भी ये कर लेना चाहिए, अब्बा जी कहते हैं कि तुम इस फील्ड में चले जाओ तो उसमें चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि यार ये आजकल सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी यही कर लेना चाहिए। तो कैरियर काउंसलिंग के लिए क्या इसी तरीके से आपको चलना चाहिए या कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो आपको गाइडलाइन दें? जी बल्कि आपको बताऊँ तो एक स्टेप आगे बच्चा पैदा होता है तो पैदा इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, पैदा होती है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड नहीं आप चेक करते कि उसके मैट्रिक में कितने नंबर है, OA लेवल के अंदर क्या मार्क्स है, या उसका क्या ओवरऑल एटीट्यूड चल रहा है, मैथ में उसका कितनी अच्छी स्किल्स है, साइंस में उसका कितना शौक है। तो देखिए जब तक आप उसका एटीट्यूड ना पता हो आप उस हिसाब से उसका डिसाइड ही नहीं कर सकते। बाहर ये बड़ी प्रोफेशनल स्किल है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह बाकायदा उस पर कैरियर काउंसलिंग पे काम नहीं हुआ, लेकिन वो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बड़े कॉन्शियसली वॉच करते हैं, आपकी ओवरऑल जो है फैमिली एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेस पे वो आपको सजेस्ट करते हैं और प्रोफेशनल लोग बताते हैं कि हाँ इस बच्चे का इस लाइन के अंदर ज़्यादा एप्टीट्यूड लग रहा है और आप इसके अंदर डालेंगे तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट करेगा। एजुकेशन ज़रूर मैटर करती है और खास लाइन, और आप ज़बरदस्ती उसको बेशक डॉक्टर इंजीनियर पायलट बनाना चाहिए। अब शुक्र है पायलट बनाना थोड़ा रुझान काम होगा, ना पहले पायलट भी बहुत ज़्यादा कहते थे बच्चे को हमने पैदा होते साथ ही पायलट बनाना है, लेकिन उसके अलावा अब दुनिया में बेशुमार स्किल्स आ गई हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको पता है बेशुमार वैरायटी आ चुकी है, अब AI पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया काम कर रही है, साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, दुनिया उस तरफ जा रही है, बड़ी स्पीड से चीज़ें चेंज होती जा रही है। तो हमें अगर दुनिया के साथ रहना है, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ रहना, तो उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का ना सिर्फ एहसास करना है बल्कि उनको यानी उन कैटर करने के लिए, उनको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। यानी हमारे हमसाया मुल्क में आपको पता है इंडिया के अंदर जितनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हमारा पता है नेचुरल कंपटीशन है, हमेशा चाहे क्रिकेट मैच हो, आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है या चाहे वैसे कोई हो, तो उसके अंदर हमें एज ए पाकिस्तानी भी हमें समझते हैं एज ए नेशन भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइएगा कि एक परफेक्ट एज या परफेक्ट टाइम क्या है एक बच्ची या बच्ची के लिए कि उसकी कैरियर काउंसलिंग की जाए? जी ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा स्टडी के लिए खास तौर पर बाहर जाना चाहता है तो OA लेवल के बाद और FSC के बाद यानी 18 साल वाला जो बच्चा है वो बेस्ट एज है। 18 से 21 साल की एज पूरी दुनिया भी वेलकम करती है अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, क्योंकि जब आपका स्टडी गैप आ जाता है बाहर जाने के हवाले से तो वो फिर क्वेश्चन मार्क करना शुरू कि एक बंदे ने इतने अर्से बाद दोबारा क्यों उसको ख्याल आ गया, 5 साल बाद 7 साल बाद या 10 साल बाद क्यों ख्याल आया पढ़ने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मसला हल होता है अगर आपका स्टडी गैप कोई नहीं है, और इवन अगर आपका 2-3 साल का भी स्टडी गैप है तो कोशिश करें वर्क एक्सपीरियंस उसका जरूर साथ आप अटैच करें। उनको लगे बंदा प्रोफेशनल अपना कैरियर बना रहा था और अब उसकी प्रोग्रेशन के लिए बाहर जाना चाहता है। आपको पता है पोस्ट डॉक्टर के लिए पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, अगर आपने डॉक्टर भी कर लिया PhD भी कर लिया तो आप जाने पढ़ने की कोई एज नहीं होती, और पोस्ट डॉक्टर खासतौर पर कोई एज नहीं होती या PhD करने के लिए। अमेरिका के अंदर UK के अंदर जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ 70 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद लोग PhD कर रहे होते हैं। जब मैं रिटायर हो गया, मैं फारिग हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है या मेरे बच्चे बड़े हो गए 50 साल का मैं हो गया तो मैं सोच रहा हूँ PhD कर लूँ, तो वहाँ पे पढ़ने का इस हद तक रुझान है। तो इसलिए कहते हैं ना पढ़ो तालीम को, जब उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, तो इसलिए जो बंदा जनरली पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको इस वाले से रहता है कि कोई एक तो एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपने अर्ली एज में चले जाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो विजन है, आपको जो लाइफ स्पैन है, वो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। यानी 18 से 28 साल 10 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी का एक्सपोजर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उसके बाद एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ के तौर पर आप बेहतरीन तरीके से जो भी शोबे में आप जाना चाहेंगे परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए वो एज जो है इस वाले सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ। अच्छा मुबीन साहब, पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? जिस तरह से अगर हम देखें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, AI की टेक्नोलॉजी जिससे आपने जिक्र किया कि वो आती जा रही है, तो इसके साथ नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको वो अवेल करें पहले और उसके बाद किसी और मुल्क में जाने का सोचें? जी आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ा जरूरी है, आजकल ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, आपको पता है अब तो बड़ी आसानी से किसी भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं। अब तमाम जो है सॉफ्टवेयर तरह के अवेलेबल है, ऐप्स अवेलेबल हैं, आपको यहाँ से बैठे हर मुल्क की इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं तो आजकल लोगों को आप गूगल कर लें, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लें, आपको हर चीज़ नजर आ जाएगी उसके ऊपर कि क्या क्या आप देख सकते हैं और किस तरह आप जा सकते हैं। जिस मुल्क में आप जाना
चाहते हैं, आपने टारगेट किया अभी से 2 साल पहले से उसकी चीज़ें मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, लोगों से गाइड लेना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए कोई चीज़ सरप्राइजिंग ना हो। यानी आपको यहाँ तक पता हो कि एयरपोर्ट से अगर मैंने बाहर निकला है तो कौन सा फासला कितना है। आजकल तो गूगल मैप यूज़ करके आप चेक भी करते हैं कितना डिस्टेंस है, ट्रेन यूज़ करनी है, बस यूज़ करनी है, गाड़ी यूज़ करनी है, और उस पर कितनी कॉस्ट है, आपको कॉस्ट भी बताए थे कि अगर आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट है, अगर आपने टैक्सी यूज़ करेंगे तो उसकी इतनी आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो अगर आप वो जिस आपने AI की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान से बैठ के भी हम बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कमा सकते हैं, जो खासतौर माशाल्लाह यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, बास को नहीं जा पाते, उनकी सर्कमस्टेंसेस अगर नहीं होते उस हिसाब से, तो यहाँ आपके इल्म में होगा कि अमेरिका, UK, यूरोप की बेशुमार कंपनी है जो डिजिटल सर्विसेज के लिए बैक एंड टीम है, उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिठाई हुई हैं, और उनको यहाँ डेस्परेट लोग चाहिए थे, क्योंकि हमारी जब करेंसी की वैल्यूएशन करते हैं तो ज़ाहिर उनको जो है कॉस्ट कम पड़ती है, और उनको लगता है हमें सस्ते यानी लेबर यहाँ पाकिस्तान में मिल सकती है और कम पैसों उनका काम होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप यहाँ से बैठ के अप्रोच करना चाहिए, कुछ कंपनी से बात करना चाहिए, और उस सिलसिले में मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम इस तरह के काम करने के लिए, बैक एंड टीम के लिए, कोई भी बैक एंड सपोर्ट के लिए, ई-कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट है उनको भी बैक एंड सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर टीम में, जिसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, और वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी हम शायद जितने भी 1 लाख लोगों को भी रोजगार देना चाहिए उसके अंदर हम रोजगार दे सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट खासतौर पर वेस्ट के अंदर मौजूद है, और उसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन चूँकि हमारे लोग माशाल्लाह लिटरेसी रेट आजकल बहुत बेहतर है, अवेयरनेस बहुत आ रही है, हम लोग कंप्यूटर साइंस में यानी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ डिप्लोमा तो ऑलमोस्ट हर बंदा करने की करता है कि उसको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स मौजूद हो, तो उसका फायदा उठाते हैं, आप उसको स्किल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाना भी कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कितनी ज़रूरी है हमारी? हाँ जी, देखिए ये बड़ा एक बच्चा और बुनियादी में सवाल किया, मैं इस पर काफ़ी बात करता हूँ कि हमारे लोग जो ट्रैवलिंग के हवाले से पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे जो मैं चूँकि लाहौर से मेरा ताल्लुक है, मैंने देखा वो बहाने से वीकेंड में कहते हैं मरी चलते हैं, कागान नारान चलते हैं, 4 बहुत दोस्त इकट्ठे होते हैं कि गाड़ी में बैठते हैं, सारे इकट्ठे निकल जाते हैं और 3 दिन में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहें तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है इंटरनेशनल एक्सपोजर कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं इवन, तो आपको पता लगेगा दुनिया कहाँ जा रही है। आप डिफरेंट चैनल से कम्युनिकेट करेंगे, कहीं आप थोड़ा सा अरबी बोलने की कोशिश करेंगे, अगर आप मिडल ईस्ट चले जाएंगे, कहीं आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल एशिया चलेंगे, शायद आपको रशियन या कोई दूसरी लोकल लैंग्वेज में वहाँ बात करने का मौका मिले, तो आपको पता लगेगा दुनिया क्या सोच रही है, किस तरह देख रही है। तो मैं इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर मरी का गाना में जाए, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जो बार बार आप जाते हैं उसके लिए अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है या आपने बनवा लिया हुआ है, तो आप कोशिश कर बड़ी आसानी से 1 दिन में या 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है, और आप उसके नतीजे में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और आपकी वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। पाकिस्तान में इतने टॉप के आपको पता है सियालकोट फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो ज़हरा आपके इल्म में पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो वो बिजनेसमैन अगर बाहर जाएगा वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बता सकेगा, वो लोगों से बात कर सकेगा कि मैं अपनी एक्सपोर्ट किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, उससे लोगों को ज़रा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ बेहतर लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम रोशन होगा। हाँ, तो क्या समझते हैं कि स्कूल कॉलेज लेवल पे जो है बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कैरियर काउंसलिंग के लिए, या कोई सेमिनार मुनक्किद किए जाएं या स्पेशल कोई क्लास इसके लिए रखी जाए? जी, ये भी आपने मेरा बड़ा बुनियादी सवाल किया। बिल्कुल इसमें मेरा काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कुछ इंस्टीट्यूट्स लेवल के ऊपर भी जो हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर स्पेशलिस्ट बंदा इस तरह का कोई रख दिया जाए जो उनको उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उनके ग्रेड्स के हिसाब से उनको गाइड कर सके, और जो दुनिया के 4-5 बड़े मुल्क हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या UK, जहाँ लोगों को जाने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, उसके हवाले से अगर उनको बेहतर गाइडेंस दे सके तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस आपने बिल्कुल सही कहा, सेमिनार बड़े ज़रूरी हैं। आप जैसे चैनल मैस मीडिया के लिए जो PTV और जो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर ओपनली इस पर बात की जाए तो उससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस होगी, खासतौर पर हमारे जो नौजवान हैं जो घर बैठे हैं, खवातीन जो बैठी हैं, आप जैसे माशाल्लाह जो अब बड़ी अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मीडिया इसमें मजीद कैसे बेहतरी ला सकता है, बेहतर रोल कैसे प्ले कर सकता है? जी, मीडिया देखें ऑलरेडी पाकिस्तान बड़ा पिछले मैं समझता हूँ 10-12 साल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी है और एक बड़ा रेवोल्यूशनाइज पाकिस्तान के अंदर किया है मीडिया ने, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट किया उस सिलसिले में हाल मजीद भी अभी कोई ऐसी पॉजिटिव काम जिसमें किया जाए, तो यानी रेटिंग की बजाय अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखते हुए काम करने की कोशिश करें कि जिससे नेशन बिल्डिंग में हमें कोई हेल्प मिल सकती हो, उससे हमें चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। सही। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में मौजूद हैं और वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी हो रही हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकातों में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया है और ये भी बोला गया है कि इजराइल की जानिब से ताज़ा हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस तरह के अवामिल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए मज़ीद तफसीलात हमें देंगे असद यार खान। असल जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के सिलसिले में इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी फोरम में शरीक हैं और इस मौके पर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान
एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो इस वक्त गजा की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने जो इसराइली जारियत इस वक्त जारी है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया, बिलखसूस जो आज इसराइल की जानिब से अस्पताल पर हमला किया गया और जिसके नतीजे में 500 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं, उसकी वज़ीर आज़म ने शदीद मजम्मत की और उसे इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी करार दी। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो आलमी बरादरी पर जोर डालें कि इस इसराइली जारियत के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ख़ास तौर पर जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर जो इसराइली हमले हैं वो फौरी तौर पर बंद होने चाहिए और फौरी जंगबंदी के साथ साथ मुतासरीन की मदद की जो हवाले से वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि उन मुतासरा अफराद की मदद की जाए। वज़ीर आज़म ने निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ ग़ासिब इसराइल के जंगी जराइम रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कुव्वतों से भी फौरी तौर पर इसराइल की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया असद यार खान साहब इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए। एंड वज़ीर आज़म ने बेल्ट एंड रोड फोरम पे ये कहा है कि इसराइल की जानिब से ताज़ा हमले बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए और अमन व अमान की सूरत हाल कायम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन रशीद साहब जिनसे हम बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। मुबीन साहब ये बताइएगा कि इंटरनेशनली हम जब ट्रैवल करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो किस तरीके से पाकिस्तान का बिजनेस इंटरनेशनली अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया। देखिए आपने अभी चाइना की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है इस टाइम चाइना हर हवाले से छा चुका है। यानी बिजनेस के हवाले से अगर बात करें, चाइनीज़ बिजनेसमैन दुनिया के हर जगह अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। यानी मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ जिनकी 30, 40, 50 मुल्कों के अंदर अपनी अपनी जगह ब्रांचेस हैं और वो अपनी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान भी आपको जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले बात करें सियालकोट का होता है फुटबॉल का, अभी आप फीफा वर्ल्ड कप जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान की बड़ी गुड न्यूज़ आपने उसके भी जिक्र किया नाजरीन के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और पाकिस्तान का फुटबॉल पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है बड़ा पॉपुलर है। इसी तरह सियालकोट में सर्जिकल इक्विपमेंट भी आपको पता है पाकिस्तान का बड़ी पूरी दुनिया में जाता है, अमेरिका के अंदर। और फैसलाबाद की अगर आप बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो कोई जवाब ही नहीं था इस हवाले से, हमारा तमाशा नाम था। एग्रीकल्चर के ऊपर भी हम बड़ा फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उस पर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें हम समझते हैं इस तमाम सेक्टर्स के अंदर हम जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्पेशली हमारी बंदे इंटरनेशनली जाके, आज भी पाकिस्तान की बेडशीट टॉवल की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और मेड इन पाकिस्तान लोग बड़े फ़ख्र से लेते हैं। तो ये हमारी खुशी की बात है अगर इस तरह की चीज़ें हमारे इंटरनेशनल बिजनेसमैन जाके कर सके या उसमें कोई लोगों को हेल्प कर सके। और खासतौर पर वेस्ट की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी है। अमेरिका, कनाडा के अंदर हमारे अगर एक्सपोर्ट बेहतर कर सके चीज़ों के अंदर और वहाँ के लोग अगर ट्रैवल करें तो लोकल बिजनेसमैन से मिले तो उससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए आसान हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मुबीन साहब इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। आई होप कि बहुत सारे लोग जिनको इस वक्त कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है उनको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल गई होंगी, बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी, तो उसके ऊपर ज़रूर अमल करें। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात हो रही है तो उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए ये चीज़ें हैं और इनके ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए और टाइमली फोकस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में भी कुछ खबरें हमारे पास हैं। लाइटर नोट पर जो रिफ्रेशिंग सी खबरें उनको भी बताएंगे और थोड़ी सी बहुत सारी रिसर्च हो रही है वो बताएंगी और बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। वो ये है कि जर्मनी से मिलने वाले तकरीबन 48 साल पुराने शेर की बाकियात का मुआयना किया गया और मुआयने से हमें क्या पता चला, ये पता चला है कि यूरोशिया में बसने वाले कदीम इंसानों ने इनके ऊपर किया था और उसके बाद जो नेज़े से इस शेर को हलाक किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि दरियाफ्त नेंटर्स के गार के शेरों का शिकार करने से पहले बराह रास्त सबूत की नुमाइंदगी करती है और कदीम ज़माने में किसी बड़े शिकारी को मारने का कदीम तरीन सबूत भी है। और इसी तरीके से हमें और भी पेशरफ्त आती जाती है कि किस तरीके से पुराने ज़माने में शिकार किया जाता था और मुख्तलिफ जानवरों को जो है वो अपने शिकार करके खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त आती जा रही है और साइंस की जहाँ पे बात हो रही है तो साइंस की एक और जो है वो पेशरफ्त भी हुई है और साइंसी तरीक़ाकार में ना जिद्दत आती रहती है। तो हम हमारी कोशिश होती है कि ज़ोए पाकिस्तान में आपके साथ भी शामिल करें और आपको अपडेट करते रहें और आपको ये बताते चलें कि दुनिया की साइंस की जो तरक्की है वो बढ़ती जा रही है। और साइंसी दुनिया में एक तरक्की ये हुई है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको आर्टिफिशियली करने का जो है वो तरीक़ाकार दरियाफ्त कर लिया गया है और वो ये है कि पौधे
पौधे जो है वो अपने लिए भरपूर तरीके से आर्टिफिशियली तवानाई पैदा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसनूई फोटोसिंथेसिस का तरीक़ाकार जो है वो नई तहकीक के ज़रिए दरियाफ़्त किया गया है और ये दरियाफ़्त जो है वो प्रोसेस पूरा तरीके से साइंसदान जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधों को किस तरीके से आर्टिफिशियली जो है वो ये प्रोसेस करवाया जा सके और पौधों की जो जितनी भी न्यूट्रिशन है वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो हम खुराक कहाँ से करेंगे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड ऑफ कोर्स जब ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी तो हम उसी तरीके से उसका फ़ायदा भी उठाएंगे और उसी तरीके से हम हेल्दी भी रह सकेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और सुबह पाकिस्तान में और भी टॉपिक्स को शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत सारे क्रैकडाउन्स इस वक्त जारी हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और वो चाहे वो इलीगल फॉरेनर्स के हवाले से हों, चाहे बिजली चोरों के हवाले से हों, चाहे डॉलर्स के हवाले से हों, और इनके ऊपर अपडेट्स भी हमारे पास आती जा रही हैं। तो मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ये होती भी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप इलीगल तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो उसकी रोकथाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर शहरी आपकी भी जिम्मेदारी है। अब तक बिजली चोरों से तकरीबन 20 अरब 47 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए जा चुके हैं, क्योंकि एक बड़ी ही अमाउंट है। एंड बिजली चोरी जो है वो कॉमनली देखने को मिलती भी है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, लेकिन ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है। हालिया कार्रवाइयों में SDO शहदाद कोट मोहम्मद अजीज़ जैसे नौजवान अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई किया और अपनी जान को ख़तरे में डाल के उज़ैर साहब ने एक प्रॉपरली जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। उज़ैर हमारे साथ मौजूद भी हैं और इनके ऊपर एक हमला भी हुआ था, उसकी डिटेल्स भी जानेंगे कि क्या चीज़ है। उज़ैर, सबसे पहले तो सुबह पाकिस्तान में आपको खुशामदीद, और बताइएगा कि जो आप पे हमला हुआ था कुछ दिनों पहले, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। मैं इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर, वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर SDO वापडा। ये तकरीबन 9 तारीख को ये वाक़या पेश आया था। जिस तरह के हमारे सेक्रेटरी साहब जो है उनके जो डायरेक्शन है, सेक्रेटरी रशीद लंगड़ियाल साहब, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है एंटी थेफ्ट कैंपेन के हवाले से। तो हम साइड पे जा रहे थे तो एक बंदा था वो कुंडी लगा रहा था, तो उस टाइम जो है कोई लड़ाई हो गई। तो वो आगे हमें जो है हमने उसको मना किया, बस उसने लोगों को बुला के उधर एक हंगामा क्रिएट किया है। तो उसके बाद जो है लड़ाई शुरू हो गई, मॉब आ गई, मुझे मेरा शर्ट अंडर शर्ट सब फाड़ के जो है मुझे मारना शुरू किया। मेरे जो है नाक को उन्होंने मारा तो फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद ये वापडा की गाड़ी थी, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। उसके बाद उधर से निकलने की मैंने कोशिश की, लेकिन मॉब जो था बहुत ज़्यादा था, मुझे नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन आई सम हाउ ट्राई टू एस्केप द साइट, लेकिन फिर भी वो मेरा पीछा करते गए, आगे पुलिस स्टेशन तक आ गए। पुलिस स्टेशन में जो है उधर मुझे कोप करने की कोशिश की, उधर से भी मैं किसी तरह निकल आया। तो ये कुछ है ख़ास पावरफुल बंदे थे जो मुझे थ्रेट कर रहे थे काफ़ी। उस टाइम भी मुझे थ्रेट कर रहे थे कि आप जो है इस तरह का बयान पुलिस स्टेशन में ना दे। बंदे आ गए, मुझे कान में ये बता के चले गए कि आप FIR ना करो। उसके बाद उसने पूरे शहर को जो है बंद कर दिया और एक हंगामा क्रिएट किया कि आप FIR ना करो, इन बंदों को ना पकड़वाए। तो उसके बाद हायर ऑफिशियल्स आ गए, हमारे SC एक्शन साहब, CO साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गए कि इसको FIR में कर दे, उसको लॉकअप कर दे। तो उसके बाद ये बंदे जो है पकड़े गए हैं और इंशाल्लाह से उस पर ATC की सेक्शंस भी लगे हैं और अभी उसका केस चल रहा है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि बिजली चोरों का जो है तरीका वारदात क्या है और इनको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, मोस्टली असल मसला तो ये है कि ये अक्सर रात को लगाते हैं, ये कुंडिया वगैरह ट्रांसफार्मर पे जितने आपके पास जो लूप होल्स होते हैं ना, रात को ये इस्तेमाल करते हैं। हम ऑपरेशन करते हैं रात को भी, भले कोशिश करते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर ये है कि इनको डर नहीं होता उसके ऊपर एक्शन का। आजकल जो सेक्रेटरी साहब जो है उनकी तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस है, उनके ऊपर FIRs भी हो रही है, उसकी जो है हम उसको बंदी भी पकड़ रहे हैं। मैं अपने सब डिवीज़न के हवाले से आपको बताऊं, तकरीबन 42% को हमने अभी तक बुक किया है FIRs में और 4 बंदे अरेस्ट हुए हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोगों में डर और खौफ अब आ गया है। तकरीबन ये जो हमारा पूरा जो सर्कुलर डेट है इसके हवाले से तकरीबन 20.47 बिलियन ये जो एंटी थेफ्ट कैंपेन है इसमें रिकवर हुई है और इंशाल्लाह ये जो जितनी भी अमाउंट है बहुत जल्द ही इंशाल्लाह इसको हम रिकवर करेंगे एंड वी आर होपफुल फॉर इट। अच्छा उज़ैर, बताइएगा, एक तो जिस तरीके से आपने बताया कि कुंडा लगा के बिजली चोरी की जाती है, इसके अलावा भी क्या कोई तरीक़ाकार हैं जिससे बिजली की चोरी की जा रही है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि किस तरीके से मुल्की ख़जाने को या मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचा रही है?
देखिए इसमें और भी डिफरेंट तरीके हैं वो यूज़ करते हैं, या तो अक्सर वो मीटर में शंट लगाते हैं मीटर को, या इसके अलावा टैरिफ की चोरी होती है, उसका होता है दुकान या कोई बड़ी जो है गैराज वगैरह होती है, उस पे छोटा सा मीटर लगाते हैं तो उसमें टैरिफ की चोरी करते हैं। इस तरह की डिफरेंट चोरियां होती है, इससे जो है हमारे सर्कुलर डेट्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कौमी ख़जाने को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अभी जो है इस पे जो एक्शंस चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हायर ऑफिशियल्स को कि इस प्रोसेस को अगर वो कंटिन्यू रखे तो इंशाल्लाह से इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक है। अच्छा उज़ैर, अगर ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी आती है, मैं देखूं कि कोई घर है जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, तो मैं उसको किस तरीके से जो है वो आगे फर्दर लेके जा सकती हूँ, या किस तरीके से मैं कहाँ पे उसको रिपोर्ट कर सकती हूँ, क्या उसका क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, अभी जो है हमारे सीओ साहब सईद अहमद दावत साहब जो है उसने पूरे जो सेप्को रीजन है उसके लिए हर एक ऑफिस के सामने हमने फ्लैक्स उधर लगाया हुआ है, उस पे सीओ ऑफिस के नंबर्स है। तो कोई भी अगर इलीगल बंदा है जो लाइंस के साथ वो एब्स्ट्रैक्शन करता है, या कोई कुंडी लगा रहा है, या कोई हमारा बंदा स्टाफ का बंदा इन्वॉल्व है, तो उसकी वीडियो लेके तस्वीर लेके आप उस पे शेयर करें, उस पे होपफुली बहुत जल्दी जो है एक्शन हो जाता है। मज़ीद क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं बिजली चोरों को इस काम से रोकने के लिए, या इस चीज़ को, इस प्रोसेस को सेफ बनाने के लिए? इसमें जो सबसे अहम बात है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बनी हुई है जिसमें पुलिस के है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे काफ़ी काबिल ऑफिसर्स है, और हमारे वापडा के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक कमेटी बनी हुई है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि हमें उसकी जो है कोऑपरेशन मिल रही है, एफआईआर्स हो रही है, हमें पुलिस जो है स्क्वाड मिलती है, हम ऑपरेशंस करते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा उज़ैर, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये चीज़ें ऑफ कोर्स अगर हैं तो ये आम शहरियों की तरफ से ही हैं, तो आम शहरियों को अपनी क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए इस तमाम मामलात में? देखिए कोई भी अगर गवर्नमेंट इदारा है वो पुलिस कोई भी गवर्नमेंट इदारा है तो वो पब्लिक के कोऑपरेशन के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है, पब्लिक की कोऑपरेशन होगी तो तभी काम होगा। इसमें आम शहरी यही कर सकते हैं कि जो इलीगल, जो फॉर एग्जांपल आपका रिश्तेदार है, आपका कोई पड़ोसी है, तो उसको आप मना कर दे। आपके ट्रांसफार्मर पे कोई अगर कुंडी लगा रहे तो वो लोकल जो है आप उसको मना करेंगे तो इससे काफी जो है तब्दीली आएगी। क्योंकि वापडा के ऑफिशियल्स या लाइन स्टाफ हर ट्रांसफार्मर पे, हर लाइन के साथ तो हर टाइम नहीं होता। ये लोकल कम्युनिटी की और जो बुजुर्ग है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसको एक कौमी जुर्म कंसिडर करे, इसको मस्जिदों में इमाम साहिबान अगर इसको ये मैसेज उनको दे दे तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। ठीक है। अच्छा उज़ैर, बताइएगा कि किस तरीके से ये हमारी इंडस्ट्रियल चीज़ों के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर बिजली जो है वो बहुत सारी सनतों में भी इस्तेमाल हो रही है, तो उनके ऊपर ये किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर वहाँ पे ये चीज़ कम हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से कम हो जाएंगी। देखिए, ये जो हमारा जो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है और चोरी बढ़ती जा रही है, जो हम बिजली बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उसका जो जितना आपके पास कॉस्ट आता है वो हमारा कंज्यूमर से रिकवर नहीं हो पाता। तो जिस तरह सेप्को रीजन में हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर है तकरीबन 36 to 37% उसकी रिकवर हो जाती है, बाकी जो है वो एरियाज में चले जाते हैं। अब बिजली तो हमने बना ली है, अब उसकी पेमेंट अगर वो फॉसिल फ्यूल से है, जिससे भी है, उसकी पेमेंट तो देनी है, तो वो पेमेंट मजबूरन गवर्नमेंट को अपने खजाने से देनी पड़ रही है। उसको ओवरकम करने के लिए, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को और कोई रास्ता है नहीं, या तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी या तो वो जो बिजली का यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो बढ़ेगी। इससे ज्यादातर जो इफेक्टिव है मेरे ख्याल में वो इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज को अगर महंगी बिजली मिलेगी तो उसके जो आपके एक्सपोर्ट्स है, उसके जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होती जाएगी। क्योंकि इधर भी हमारे पास ये इश्यूज आ रहे हैं कि काफी जो है हमारे पास राइस मिल है, इधर हमारे पास आइस फैक्ट्री है, इसमें कुछ जो है बंद हुए इसी वजह से कि पर यूनिट कॉस्ट बहुत बड़ी है।
बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उज़ैर हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए, लोगों में ये आगाही पैदा करने की। बिजली चोरी या इस तरह के जितने भी गैर कानूनी काम हैं वो आपकी किस तरीके से आपकी मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सोचें तो आप एक दूसरे का हक भी मारने की कोशिश करें। तो इससे इज्तनाब करें और जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। ज़ैर ने भी जिस तरह से बताया कि हर दफ्तर के बाहर जो है पैनाफ्लेक्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए, जहाँ पे आपको मतलूबा नंबर्स जो है वो अवेलेबल होंगे तो आप उनके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर कार्रवाई है वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारियां जो हैं वो आपने ज़रूर निभानी है। आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सुबह पाकिस्तान में आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तवन्नाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सब हमारे साथ हैं और आपको क्यों ना बताते चलें कि दुनिया से जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं और ख़ासकर परिंदों के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं या जो नई दरियाफ्तें हो रही हैं वो भी आपके साथ शामिल करते रहें और आपको बताते चलें कि क्या क्या चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, जो कि आपको मोस्टली सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही होंगी। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देते चले। तो आपको बताते चलें यस, अमेरिका की जानिब जो है वो अपनी गाड़ी का रुख हम बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका से हमारे पास क्या खबर है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कहा है कि झील सुपीरियर पर एक शहरी ने 10 पाउंड 14 आउंस की सैल्मन मछली को पकड़कर रियासत का 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद महकमे ने कहा है कि ये जो माहीगीर थे ये दौरे पर थे और जब उन्होंने इतनी लंबी सैल्मन मछली को पकड़ा और 1970 से कायम होने वाले रिकॉर्ड को तोड़ डाला तो उनकी खुशी जो है वो दोबाली हो चुकी थी और मछली के रिकॉर्ड तोड़ने वाले साइज़ की तस्दीक जो है वो डॉल्थ में तस्दीक शुदा पैमाने के वज़न पर हुई है। और डेविड ने कहा है कि इस रिकॉर्ड के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दिन के अख्तिताम पर मैं दोस्तों और साथी माहीगीरों के साथ मछली पकड़ने की खुशी और अपनी बीवी के साथ झील पर जाकर जश्न मनाऊंगा। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास ऐसी गुड न्यूज़ आती है तो उसको आपने शेयर भी करना है और उसको आपने प्रॉपरली जो है वो सेलिब्रेट भी करना है, क्योंकि जब सेलिब्रेशंस आती हैं छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि आपने सेलिब्रेट करनी है। लेकिन मैं इस वक्त ये सोचती हूँ कि क्या डेविड इसी मछली को जो है वो प्रॉपर तरीके से पका के खाने वाले हैं या किस तरीके से सेलिब्रेशन होगी वो अलग बात है। लेकिन आजकल सीज़न जो है वो इस तरह का हो चुका है, सर्दी का मौसम आ चुका है, सर्दियों में मुख्तलिफ खाने आप इंजॉय करते हैं, वो आप ज़रूर इंजॉय करें। पिछले दिनों में हमने आपको मछली भी मछली जो है वो मछली आपने ज़रूर खानी है, इंजॉय करनी है। चपली कबाब के बारे में हमने आपको बताया था, सूप आजकल बड़ा कॉमन है। तो सर्दियों में आजकल क्या क्या चीज़ें आपने एहतियाती तदाबीर किस तरीके से करनी है, कौन कौन से खाने खाने हैं, अपना ख्याल कैसे रखना है, उस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है, रिपोर्ट है, वो देखेंगे और उसके साथ जो है वो आपको बाकी चीज़ें भी ये बताएंगे कि प्रॉपरली जो है वो
पहली बारिश भी हुई है, ठीक है, कल जो हमने इंजॉय की है तो उसमें मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया इस तरीके से कि मैं थोड़ा सा फ्लू भी हो गया इनको, लेकिन आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहली बारिश जो है सूप पीने का कह रही है, यस मैं सूप पीने का इसलिए कह रही हूँ, आप बाहर जाए, मैंने तो इंजॉय किया, मैं गई लॉन्ग ड्राइव पे गई, मैंने पकौड़े चाय वगैरह लेके जो है ना प्रॉपर्ली उसको एंजॉय किया। लेकिन आप जो है वो पहली बारिश किस तरह से एंजॉय की है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, मानसून की बारिशों में किस तरीके से इफेक्ट हो रहा होगा और आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, उस हवाले से हमारे पास सदफ अफजल का एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हुईं तो कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ बारिशें हुईं। जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो 14 अक्टूबर से अब तक वक्फे से होने वाली बारिशों से मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। बारिशों ने मरगला की पहाड़ियों के नज़ारों को भी मजीद खूबसूरत कर दिया। साथ ही बारिश ने मौसम सरमा के आगाज की नवीद भी सुना दी और लोगों ने गर्म कपड़े और शॉलें निकाल ली। इतवार के दिन मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है जिसमें फिर दोबारा कुछ इलाकों में हमारे अपर एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है और उससे मज़ीद जो टेम्परेचर है रात का मज़ीद फाल हो जाएगा। गर्म मलबूसात के साथ साथ ठंडे मौसम की मुनासबत से लोगों ने सूप और मेवा जात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्योंकि अब बारिशों के इस सिलसिले के बाद मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा, लिहाजा तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बदलते मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल, बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि मौसम सरमा की आमद है तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, गर्म कपड़े आपने पहने हैं। बहुत सारे लोग जो है मौसम को एंजॉय करते हुए ये सोचते हैं कि नहीं बस बाहर जाएं, नहीं मैं तो प्रॉपर्ली अपने आप को कवर अप करके जाती हूँ, तो आपने भी प्रॉपर्ली कवर अप करके जाना है और सोचना है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी है। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो बड़ी स्पीड मार रहे होते हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ उसमें अपना ख्याल नहीं रखना बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि ड्राइव करते वक्त जब बारिश हो रही है तो बहुत सारी जगहों पे पानी भी आपको मिल रहा होगा, तो पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहे होंगे तो गाड़ी के स्लिप होने के खदशात भी होते हैं। तो इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर पे आपने प्रॉपरली फोकस करना है ताकि आप भी महफूज रहें और जो आपके साथ जितने लोग चाहे वो बाइक पे हैं, चाहे वो गाड़ी पे हैं और चाहे वो पैदल चलने वाले हैं, वो भी तमाम तर महफूज रहें। लेकिन मौसम सरमा है तो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी इसमें बहुत कॉमन हो जाते हैं। फ्लू है, गला खराब हो जाता है, कोमल को भी कल फ्लू था तो इन्होंने वैसे जल्दी रिकवर कर लिया, इस चीज़ पे मैं हैरान हूँ। थोड़ी ने मुझे सूप की तनकीद की थी, 2 दिन से ये सूप का अलार्म दे रही है आप सब लोगों को भी कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सूप और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। यस, क्योंकि मैं सूप का इसलिए बोल रही हूँ, मुझे जगह जगह पे ना सूप देखने को मिल रहा है कि मतलब आप उसको स्टॉल्स मिल रहे हैं। और पाकिस्तान की खूबसूरत बात यह है कि आपको मुख्तलिफ जगहों की चीज़ें एंजॉय करने को मिलती हैं। खाने पाकिस्तान के बहुत फेमस है, पाकिस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है और पाकिस्तान के कल्चर की अगर बात हो रही है तो हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जो कि आपको एंजॉय करने चाहिए। गुज़िश्ता कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि घोड़ा डांस था, वो आपको एंजॉय करना चाहिए, तो क्यों ना आपको गवादर की जानिब लेके जाया जाए। और हम अपनी गाड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं तो गवादर की जीप रैली के ऊपर बात करते हैं। गवादर की जीप रैली बड़ी फेमस है और रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि उसमें शिरकत करें तो रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन ये क्या प्रोसेस है, इवेंट में मुख्तलिफ गेम्स भी शामिल होंगी और कितनी कैटेगरीज हैं, ये सारी जो है पूरी डिटेल्स के हवाले से हमारे पास क्वेटा से एक पैकेज है, वकार अहमद की रिपोर्ट है जिसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का पता चलेगा। तो आइए वो देखते हैं, और ताकि आप जल्दी जल्दी जीप रैली के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकें। रजिस्ट्रेशन का मरहला 17 तारीख से स्टार्ट हो गया। पहले फेज में मोटर बाइक राइडर्स 18 तारीख को मुकाबिल होंगे। बाइक रेस GDA फुटबॉल ग्राउंड से सुबह 9 बजे शुरू होगी। मरीन ड्राइव पर 19 अक्टूबर को कार्स एंड बाइक्स शो दोपहर 3 बजे होगा। क्वालिफाइंग राउंड और ट्रेल बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए 20 अक्टूबर का दिन शेड्यूल है। 21 अक्टूबर को स्टॉक व्हीकल रेस सुबह 9 बजे जबकि ट्रेल बाइक रेस शाम 4 बजे होगी। 22 अक्टूबर को इवेंट के छठे और आखिरी रोज प्रिपेयर्ड व्हीकल रेस का इनेकाद किया जाएगा। 5th गवादर ऑफ रोड रैली में 11 फॉरेनर्स और 10 खवातीन समेत 204 मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। यस, तो आप गवादर जीप रैली के लिए जो है वो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। और इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन होते रहते हैं, जैसे पोलो का सिंदूर फेस्टिवल है, ठीक है, और ये फेस्टिवल भी होने वाला है, कश्मीर में स्नो फेस्टिवल होने वाला है क्योंकि सर्दियों की आमद है तो साथ बर्फबारी भी हो रही है, तो आपने वो भी इंजॉय करना है। बहुत सारे और ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। और सर्दियाँ हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी
विंटर वेकेशंस में ट्रैवलिंग भी प्लान कर रहे होंगे तो वो आपने बड़ी सोच समझ के प्लान करनी है, मौसम को देखना है आपने लेकर आपने जो ट्रैवल करना है। हाँ, और आपने अपनी सेफ्टी किट्स अपने साथ रखनी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आपका फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जब किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो उनको ये बड़ी मुश्किलात हो रही है कि बेसिक मेडिसिन हमारे पास नहीं है, तो बेसिक मेडिकेशन और जितनी भी आपकी बेसिक नीड की चीज़ें वो आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। अच्छा, पेशरफ्त की बात हो रही है तो कोमल आपको पता है कि जब मैं सुबह आती हूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और वो मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव चेंज बड़ी जल्दी आता जा रहा है, और वो ये है कि लड़कियों को मैं अक्सर देखती हूँ कि वो बाइक या स्कूटीज चलाती हुई आ रही हैं। तो इंडिपेंडेंट लड़कियों को देखते हुए आजकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसमें स्कूल गोइंग भी हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, अच्छा डिफरेंट प्रोफेशंस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी हैं, क्योंकि मैंने कल परसों देखा कि एक खातून ने लैब कोट पहना हुआ था तो गालिबन वो कोई डॉक्टर थी या कोई नर्स थी, तो वो भी उस तरीके से जा रही थी। तो ये चीज़ बड़ी ना पॉजिटिवली अच्छी लगती है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और ख़वातीन के किरदार के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि ख़वातीन जितनी इंडिपेंडेंट हो, जितनी खुद को प्रॉपरली कंपोज रख सकें, वो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो ये चीज़ें इस तरह से होती रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की बहुत सारी मिसालें आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तान में जो कि ख़वातीन की कैटेगरी से आपको इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रही है और पाकिस्तान में भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि बाकी लोग जो हैं वो उससे इम्प्रेस हो सकें। अच्छा, आगे दुनिया की अगर चीज़ें हम बता रहे हैं तो अमेरिका में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी इमारत है जिससे परिंदों की लाशें बिखरती जा रही हैं, ठीक है। और ये इमारत की खसूसियत क्या है, मैं उस पर बड़ी हैरान हूँ कि हाँ, मैंने भी जब सोचा तो एक सेंस बन रही थी कि क्यों परिंदे जो है वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं। बिल्कुल, शिकागो में ये शीशे से बनी हुई एक इमारत है जिससे टकराकर तकरीबन 1000 परिंदे मर चुके हैं, ठीक है। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो यस, मैकार्मिक पैलेस के नाम से ये इमारत जो है वो मशहूर है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, और हाल ही में कम से कम 1000 छोटे परिंदों की मौत का जिम्मेदार भी बन चुके हैं। और ये जो इमारत है इसकी जो जितनी भी बाउंड्री है वो तमाम तर जो है वो एक मोटे शीशे से बनी हुई है। तो परिंदे अक्सर जब तेज़ रफ्तारी से अपनी परवाज़ में आ रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता कि सामने क्या चीज़ है। ऑफ कोर्स ग्लास की बनी हुई है तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर परिंदों के सर वहाँ टकराते हैं और जो इनकी मौत का बायस बनते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ह्यूमन फैक्टर्स तो इसमें कंसीडर करने चाहिए आपको कोई भी इमारत बनाते हो, क्योंकि हम लोग खूबसूरती की जानिब जाते हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे बाकी जानदार हैं उनका ख्याल रखते हुए हम भूल जाते हैं। आपको पता है रुशना, ये हमारे जो परिंदे ये भी हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपको पता है एक बार ये हुआ था कि चाइना ने जो है चिड़ियों पर जो है उनको मारने के लिए जो है एक वो तैयार कर दी थी, और उससे ये हुआ था कि उस साल जो है उनकी फसल जो है बिल्कुल तबाह हो गई थी, क्योंकि उस पे इंसेक्ट्स का हमला हो चुका था। आपको ये तो मालूम होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये अपडेट हमारे पास आई थी, और आपको पता है देखिए जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ तख्लीक की है तो प्रॉपर्ली हर चीज़ का मकसद है, हर जानदार का मकसद है, तो उसके मकसद को ऊपर उसको लगे रहने दें। और ह्यूमनली अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करें तो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर ज़रूर रखें। हम जिस तरह से बात करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ जो है वो कॉपरेशन करें, तो आज का मैसेज भी यही है कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका बेहद ख्याल रखें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा मोमेंट जो है वो आप कल को दोबारा एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यस, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान का वक्त भी खत्म हुआ जाता है। आज का प्रोग्राम होपफुली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल तक के लिए मुझे कोमल को हमें दोनों को दीजिएगा, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। टिल दैट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।